सर्दियों में अगर बस चले तो इंसान घर से बाहर ही ना निकले, कमरे में रजाई ओढ़कर हीटर खोलकर हाथ सेकता रहे। कड़ाके की सर्दी में बिना हीटर के काम भी कहाँ ही चलता है। अब कई लोग घंटों हीटर चलाए रखते हैं, कई लोग तो हीटर चलाए चलाए सो भी जाते हैं, और वो भी कमरा एकदम बंद करके। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितना खतरनाक हो सकता है, जानलेवा तक हो सकता है। आज के एपिसोड में जानेंगे कि हीटर आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह के हीटर आपको इस्तेमाल करने चाहिए और इनको इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान जरूर रखें। ठंड के मौसम में हीटर का इस्तेमाल आम है। डिफरेंट तरह के हीटर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें ओपन एलिमेंट हीटर्स होते हैं, कुछ फ़ैन के साथ हीटर्स होते हैं, कुछ ऑयल बेस्ड हीटर्स हैं, कुछ कन्वेक्शन बेस्ड हीटर्स हैं। तो डिफरेंट काइंड के हीटर्स हैं, उनके डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इनके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जो हीटर की वजह से मेन नुकसान है वो है लॉस ऑफ मॉइस्चर। जब भी हीटर इस्तेमाल करते हैं तो हवा का मॉइस्चर कम हो जाता है, इससे हवा रिलेटिवली ड्राई हो जाती है। उससे आपके आंखों में इरिटेशन, एलर्जी, कंजंक्टिवाइटिस जैसी तकलीफ़ हो सकती हैं, स्किन ड्राई हो सकती है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो सांस की नली है उसमें ड्राइनेस हो सकती है। सांस की नली की ड्राइनेस से अस्थमा जैसी बीमारियों में परेशानी हो सकती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इवन हार्ट पेशेंट को भी इससे ड्राइनेस होने से परेशानी हो सकती है। कई हीटर्स जो बर्निंग से लिंक है, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बंद कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। ये कई बार इन जाड़ों में देखा जाता है कि कई लोगों के घरों में लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से इवन डेथ, मृत्यु तक हो सकती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं हेडेक होना, घबराहट होना, उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना। ये अर्ली सिम्टम्स हैं। बाद में पेशेंट बेहोश हो सकता है, और बेहोश होने के बाद में उसकी जान भी जा सकती है। हीटर्स की वजह से एलर्जी जो है उसकी परेशानी भी ज़्यादा नज़र आती है। स्किन की एलर्जी हो या सांस की एलर्जी हो, आँख की एलर्जी हो, ये ज़्यादा नज़र आती है। हीटर का इस्तेमाल ध्यान से करना पड़ेगा, और हीटर के लिए कुछ प्रिकॉशन आपको रखनी पड़ेंगी। एक तो कौन सा हीटर इस्तेमाल करें, वो हीटर जिसमें ओपन एलिमेंट्स ना हो उससे इस्तेमाल करें। दूसरा, जो हीटर जिसके स्वास्थ्य में मॉइस्चराइज़र होता है या ह्यूमिडिफायर हो, वो हीटर्स बेटर होते हैं। अदरवाइज़ आप एक ओपन बाउल में पानी भर के हीटर के सामने रख दें, ताकि उस पानी से वो धीरे धीरे जो ड्राइड हेयर है वो जो ह्यूमिडिफाइड हो जाए। इसके अलावा हीटर को एक प्रॉपर साफ़ स्टेबल जगह पे रखें, उसके कालीन वगैरह पे ना रखें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये भी ज़रूरी है। और हीटर का अंदर एक सिस्टम होता है, ऑन ऑफ सिस्टम, तो आप उसमें टाइमर का इस्तेमाल करें। जलता हुआ हीटर ना छोड़ें, हमेशा सोने से पहले हीटर को ऑफ़ कर दें, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखें, और जो मैन्युफैक्चरर्स की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें जो हीटर में लिखी होती है। ये भी ज़रूरी चीज़ है। हीटर की रेगुलर बेसिस पे सफाई करें अगर सफाई की ज़रूरत है, और इस्तेमाल कम करें, सिर्फ बहुत ज़्यादा ठंड में ही इस्तेमाल करें। हीटर की वजह से जो हवा गर्म होती है और आप उसके बाद बाहर जाते हो ठंड में, तो ठंड गर्मी से भी कई बीमारियां आगे नज़र आती हैं। अस्थमा बिगड़ सकता है उससे, एलर्जिक कंडीशन बिगड़ सकती हैं। तो इसलिए रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर ये भी अवॉइड करना पड़ेगा। आप समझे हीटर चलाते हुए क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन टिप्स का ध्यान जरूर रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सर्दियों में हड्डी और जोड़ों में इन वजहों से होता है दर्द, कैसे निपटे ये भी बताते हैं। ठंड आ गई है। अब इस मौसम में कई लोगों को जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर दिनेश ने। जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है, ठंड में उनके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। जिन लोगों को अर्थराइटिस नहीं भी होता, उन्हें भी ठंड में सुबह और शाम को ज्यादा ठंड पड़ने पर हड्डियों में, मसल्स में दर्द होता ही है। सर्दियों में हमारी बॉडी और जॉइंट्स का मूवमेंट कम हो जाता है। इस कारण मांसपेशियों का जो लचीलापन है वो भी कम हो जाता है और दर्द रहता है। जॉइंट्स की मांसपेशियों का सही से काम करते रहने के लिए हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर बहुत जरूरी होता है। ठंड में ये प्रेशर कम हो जाता है, मांसपेशियां
फूलने लगती हैं, उनका कद अपने आप बढ़ जाता है, जॉइंट में मौजूद फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, इसलिए चलने फिरने में दर्द होता है। अब इस दर्द से निपटे कैसे? सुबह और शाम कम से कम 1 से 2 किलोमीटर चलिए। योगा और एक्सरसाइज आधे घंटे जरूर करिए। अगर बाहर ठंड है तो घर के अंदर करिए, लचीलापन बना रहेगा। विटामिन डी जरूरी है, सुबह की धूप में बैठिए। साथ ही डाइट में वो चीजें शामिल करिए जिनमें विटामिन डी हो, जैसे कि मछली है, अंडा, चिकन, मशरूम, दूध वगैरह। जिन जोड़ों में दर्द है वहां गर्म पानी की सिकाई करिए। फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं। अब जिन्हें ये सब करने के बाद भी राहत नहीं मिलती है, उनके लिए पेन रिलीविंग मेडिकेशन आता है, लेकिन कोई भी ऐसी दवा बिना डॉक्टर से पूछे हरगिज मत लीजिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अलग अलग सब्जियों को पकाने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको उनका पूरा पोषण मिल सके। सब्जियों में लगभग वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, इसलिए ही तो डॉक्टर और डाइटिशियन सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। लेकिन अक्सर हम सभी सब्जियों को एक ही तरीके से पकाते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर सब्जी में अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं और अगर इन्हें सही तरह से, ठीक तरह से नहीं पकाया गया तो इनमें मौजूद पोषक तत्व खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस सब्जी को किस तरह से पकाना है। इस बारे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सर्जन डॉक्टर करण राजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। डॉक्टर करण राजन बताते हैं कि मशरूम को पकाने से पहले करीब 10 मिनट धूप में रखिए। ऐसा करने से मशरूम में विटामिन डी बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप से हमारे शरीर में बनता है। 10 मिनट धूप में रखने के बाद जब आप इन्हें पकाकर खाएंगे तो ये विटामिन डी भी आपको मिलेगा। दूसरी टिप यह है कि गोभी, ब्रोकली और दूसरी जो क्यूसीफेरस सब्जियां होती है यानी कुरकुरी सब्जियां हैं, उनको उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों में विटामिन सी, विटामिन बी और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। उबालने की वजह से ये सभी पोषक तत्व सब्जियों से निकलकर पानी में घुल जाते हैं। इसके बजाय इन्हें भाप से पकाइए। तीसरी टिप यह है कि कोई भी सब्जी बनाने से पहले लहसुन को कम से कम 10 मिनट पहले ही काट लीजिए। दरअसल लहसुन को काटने की वजह से इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है और एलिसिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट बनता है। जितनी देर लहसुन को काटकर छोड़ा जाएगा, इस एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है, इस वजह से इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी आलू खाने से ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। डॉक्टर करण ने आलू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने का तरीका भी बताया है। इसमें पहले आलू को उबालिए, फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तो फिर इसे गर्म करिए। दरअसल आलू को उबालने से इसमें मौजूद स्टार्च पानी को सोख लेता है, जिस वजह से स्टार्च का केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। फ्रिज में रखने पर ये स्टार्च कुछ इस तरह से खुद को जोड़ता है जिसे आसानी से नहीं हजम किया जा सकता। इसके बाद इन्हें गर्म करके खाने से ब्लड शुगर ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि ज्यादातर स्टार्च पच ही नहीं पाता। 5वीं टिप यह है कि टमाटर को कच्चा खाने के बजाय इन्हें पका कर खाइए। पकाने से इनका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा और लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा बनेगा। यही बात कद्दू और गाजर पर भी लागू होती है। इन्हें पकाकर खाने से इनमें बीटा कैरोटीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा बढ़ जाता है। क्या कमाल की टिप्स थी ना, इन्हें जरूर ट्राई करिएगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।